तो दोस्तों, आगे जाने से पहले फिर से ये बात दोहरा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है वो सभी मॉडर्न सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और कोई भी मतलब प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी आप अगर कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी बनाना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। हमने देखा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, लेकिन उसके आगे से जाने से पहले हम मतलब कुछ आपको रियल लाइफ के मतलब जो एग्जांपल्स है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मतलब जो कोई भी कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स है वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं, तो उसके लिए कुछ मैं वेबसाइट्स खोल के आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो फिर से मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो जावा, पाइथन, पीएचपी या जो भी कोई जावा स्क्रिप्ट और कोई भी मतलब मॉडर्न वेब टेक वेबसाइट डेवलपमेंट करने का कोई भी फ्रेमवर्क है वहाँ पर वो यूज़ होता ही है। तो पहले देखते हैं कि जावा है तो जावा जावा का कोई भी मगर हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो मतलब वो कोई जावा वर्चुअल मशीन होता है, उसमें वो कंपाइल होके वो प्रोग्राम रन होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावा का वर्चुअल मशीन है वो सिर्फ एक ही टाइप का होता है। बहुत सारे वर्चुअल मशीन होते हैं जिसमें आप जावा प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो ये मतलब थोड़ा कंपाइलर लेवल का नॉलेज है जो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें भी बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म है जिसमें पाइथन प्रोग्राम रन हो सकता है। यहाँ पर ये मैंने लिखा है जावा इम्प्लीमेंटेशन, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। तो उसका मतलब यही है कि आप कौन कौन से मतलब जावा डेवलपमेंट किट है या कोई भी जावा वर्चुअल मशीन है, ये दो टाइप के यहाँ पर मैंने लिखा। और बहुत सारे हैं जिस पर आप जावा प्रोग्राम रन कर सकते हैं। आपको मतलब कोई भी प्रोग्राम जावा प्रोग्राम रन करने के लिए ये जावा इम्प्लीमेंटेशन ये दो में से कोई एक इंस्टॉल करना होगा, उस पर ही आप प्रोग्राम रन कर पाएंगे। वैसा ही पाइथन में भी है। अगर पाइथन आप प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो ये कोई भी एक पाइथन इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें से आपको कोई भी अपने डिवाइस पर या अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर आपको ये इंस्टॉल करना होगा। तो सिर्फ मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। ये आप वेबसाइट देख रहे हैं, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर जो सेक्शन है, तो यहाँ पर सीधा सीधा डेफिनेशन लिखा है, आप देख सकते हैं। एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन शुड बी टेकन टू मीन अ प्रोग्राम और नोड विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो मतलब कोई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन का मीनिंग यही होता है कि वो आपके जो पाइथन प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसको रन करने के लिए वो सपोर्ट देता है। तो यही मीनिंग होता है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन का। ये कुछ ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन ये एक सी पाइथन है, वो एक पाइथन इम्प्लीमेंटेशन है। पाई पाई है, वो भी एक पाइथन इम्प्लीमेंटेशन है जैसा कि यहाँ पर लिखा है। वैसा ही जावा में भी है कि जावा के दो इम्प्लीमेंटेशन है कि ओपन जेडी के, ओरेकल जेडी के। ओरेकल जेडी के वो ओरेकल कंपनी ने बनाया हुआ, ओपन जेडी के ओपन सोर्स है। आपको कोई भी मतलब इंस्टॉल करना होगा अपने डिवाइस पर अगर आपको प्रोग्राम रन करना है पाइथन का या जावा का। ये यहाँ पर विकीपीडिया पेज है फ्री जावा इम्प्लीमेंटेशन में। शायद यहाँ पर ओरेकल जेडीके का नाम नहीं होगा क्योंकि वो फ्री ही है मतलब, लेकिन प्रोप्राइटरी है, मतलब उसके कोड में कोई देख नहीं सकता उसका कोड, उसमें उन्होंने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। ओपन जेडी के मतलब ओपन सोर्स है, तो उसमें कोई भी मतलब कोड पर चेंज भी कर सकता है और देख भी सकता है। और भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है जावा का, लेकिन ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए है, ये आगे थोड़ा काम नहीं आने वाला है। तो अभी हम थोड़ा मूव करते हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है अपने डॉक्यूमेंटेशन में। मैंने पहले बताया था कि कोई भी अगर बड़ा डेवलपमेंट टूल है या कोई सॉफ्टवेयर है
तो उसने अपना डॉक्यूमेंटेशन दिया ही रखा होगा। उसमें क्लासेस है, सब ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको वो यूज़ करना है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने होंगे। तो ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क, आपने कई बार देखा होगा कि आपको अगर विंडोज सिस्टम इंस्टॉल की है तो कुछ आपको .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने को ज़रूर पूछेगा। तो ये .NET फ्रेमवर्क का ही इम्प्लीमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंटेशन है। उसमें कौन कौन से क्लासेस है, देखिए पहले क्लासेस के ऊपर भी आता है नेम स्पेस। नेम स्पेस का कंसेप्ट भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम स्पेस। नेम स्पेस का मीनिंग बस अभी वो इतना आसान नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि क्लासेस का कलेक्शन होता है, उसको नेम स्पेस बोलते हैं। ये यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। नेम स्पेस मीन्स द कलेक्शन ऑफ क्लासेस फॉर आवर कन्वीनियंस और डेवलपर्स कन्वीनियंस। देखिए ये फॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ अभी समझने के लिए ये मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ नेम स्पेस रफली मीन्स द कलेक्शन ऑफ क्लासेस फॉर और डेवलपर्स कन्वीनियंस, ताकि वो अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए हुए क्लासेस को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सके। तो इतना तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है .NET फ्रेमवर्क का, यहाँ पर लिखा है .NET API ब्राउज़र, उसमें से हमने कोई एक नेम स्पेस चुन लिया, system.web.ui.web कंट्रोल। तो ये जो नेम स्पेस है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इतने सारे क्लासेस बनाए हुए हैं। अगर आप कोई भी क्लास पर फॉर एग्जांपल क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा ये उसकी डिटेल्स में जाने को मिलेगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ एग्जांपल के थ्रू उसका यूज़ कैसे करते हैं वही दिखाया हुआ है। उसके अंदर क्या कोड है वो उन्होंने बताया नहीं है, क्योंकि ये प्रोप्राइटरी तो बहुत मतलब नेचुरल है कि वो बहुत अंदर की डिटेल्स नहीं बताएंगे कभी भी। तो यही कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन का। मतलब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की डिटेल्स वो हमें नहीं बताएंगे, तो वो एब्स्ट्रैक्शन है। और एनकैप्सुलेशन तो यही है कि आप एक क्लास के अंदर बहुत सारे फीचर्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं, जैसे कि कोई डेटा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करना है, तो ये सब कुछ एनकैप्सुलेट किया हुआ है, ऐसा बोलते हैं उसको। तो ये कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन का। तो हमने मतलब देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस तरह कितनी अच्छी तरह से सब कुछ हैंडल किया हुआ है। तो उसको ये सब उसका पूरा .NET फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने के लिए मतलब बहुत सारा मतलब डिसीजंस लिया होगा। उसमें कितने क्लास रखना है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार करें, उसके लिए उन्होंने पूरी टीम बनाई होगी और सब कुछ डिज़ाइन किया होगा और फिर ये डॉक्यूमेंट किया होगा, जैसे हमने देखा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रोग्राम तो कोई भी बना सकता है, मतलब आपने मैं भी मतलब यहाँ पर कोई एग्जांपल दिया मैंने स्टूडेंट का क्लास का, आगे भी मैं इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म समझाने के लिए एक रफ एग्जांपल दूंगा। प्रोग्राम तो वैसे बना सकता है, लेकिन उसको मतलब कैसे डिज़ाइन करे पूरी सिस्टम को और उसको डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करे, जो इसको यूज़ करने वाला है या कोई भी एंड यूज़र भी हो सकता है, कोई भी हमारे जैसे लोग कि उन्होंने ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है और उसको यूज़ करने देना है, तो ऐसा भी हो सकता है, उसको एंड यूज़र बोलते हैं। और कोई प्रोग्रामर भी हो सकता है, उसको यूज़ करने के लिए कितनी अनुकूलता रहे, उसको कितनी कन्वीनियंस रहे, तो उस तरह से पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि आप कितने प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में यही लिखा हुआ है कि डिज़ाइन मेथोडोलॉजी ऑफ एप्लीकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नोइंग द कंसेप्ट। तो मतलब अगर आप कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो शायद ज़रूरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके लिए तो
आपको मतलब कांस्टेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सब कुछ करना होगा। तो ये थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया आगे की बातों का। तो हम एक और कंसेप्ट यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर्स का आता है, वो भी थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है। एक्सेस मॉडिफायर ये भी अभी इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। आप कई बार देखेंगे ये प्राइवेट, पब्लिक और या प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड अभी हम साइड लाइन कर देते हैं। ये एक कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोटेक्टेड का यूज़ होता है, कुछ में नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक है वो सब में होता है। तो उसको समझना मतलब थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ। पब्लिक अगर कोई मतलब देखिए ये हमने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्लास लिया है, तो उसके हमने कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड दी हुई है। तो ये हर एट्रीब्यूट या तो पब्लिक होता है या तो प्राइवेट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप C++ प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एट्रीब्यूट्स सब प्राइवेट रहेंगे, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई किया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं प्राइवेट या पब्लिक में। लेकिन मैं समझा देता हूँ कि प्राइवेट का मतलब ये होता है कि ये जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है उसको मतलब अगर ये प्राइवेट है, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट का नेम प्राइवेट है, तो मतलब तो क्या होता है कि इस क्लास के बाहर से इस एट्रीब्यूट को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। मतलब ये नेम वेरिएबल है, तो ये नेम वेरिएबल स्टूडेंट क्लास के अलावा बाहर का कोई भी क्लास उसको मतलब कॉल नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू जान नहीं सकता। तो ये प्राइवेट का मीनिंग होता है। और पब्लिक का मीनिंग होता है कि इसको मतलब और कोई क्लास का भी इस वैल्यू को रिट्रीव कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। एक मतलब मीथ है बहुत कि एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड सिक्योरिटी, इट इज़ अ मीथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्सेस मॉडिफायर है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एकदम अलग इश्यू है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा डिक्लेयर करता है कि सिर्फ इस क्लास का जो एट्रीब्यूट है वो बाहर का कोई क्लास है उसको यूज़ कर सकता है या नहीं, वही स्पेसिफाई करता है। ये वही उसका यूज़ है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर। वो कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। सिक्योरिटी के मेजर्स कुछ और है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये भी मतलब एम्फेसाइज या इसको भी भार देना ज़रूरी है कि एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस मॉडिफायर का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नहीं है, सिर्फ वो दूसरा कोई क्लास है ये क्लास के एट्रीब्यूट या मेथड को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, वही स्पेसिफाई करना है। इसीलिए इसका नाम एक्सेस स्पेसिफायर है। ये कंसेप्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बार बार दिखा जाता है, इसलिए ये बताना भी ज़रूरी है। और अब हम थोड़ा देखेंगे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो हम देखते हैं पहले इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। हमने देखा कि इनहेरिटेंस है वो रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ होता है कि एक ही क्लास है उसको बार बार यूज़ करना होता है, ऐसी सिचुएशन आती है उस समय इनहेरिटेंस का यूज़ हो सकता है। ये प्योरली डिज़ाइन डिसीजन है। कोई एप्लीकेशन डेवलप या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है इनहेरिटेंस के कंसेप्ट का, ये प्योरली मतलब डिज़ाइन डिसीजन है। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कोई एक व्हीकल नाम का एक क्लास बनाते हैं। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए रफली लिख रहा हूँ अभी। बाद में हम देखेंगे जावा या पाइथन में किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है।
आप हमारी चैनल के दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें शायद ऐसा आपको मिल जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास या ऑब्जेक्ट किस तरह से लिखा जाता है पाइथन में या फिर जावा में। जावा का अभी हमारे पास कोई कोर्स नहीं है, लेकिन जल्दी हमारे चैनल पर वो उपलब्ध होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई व्हीकल नाम का क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स है कलर, कोई भी व्हीकल का कुछ कलर होगा, फिर उसका मतलब वो उसका फ्यूल है वो कैसा होगा, वो केरोसिन से चलता है, वो पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है, या कुछ मतलब अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहा है तो वो फ्यूल टाइप, और व्हीकल का क्या होता है, वेट क्या होता है। तो ये मतलब आपको ये एट्रीब्यूट्स है वो सभी व्हीकल में आपको देखने को मिलेंगे। उसका मेथड है क्या हो सकता है, व्हीकल को स्टार्ट करना है, व्हीकल को स्टॉप करना है, व्हीकल को टर्न राइट या टर्न लेफ्ट ले जाना है। तो ये उसकी मेथड्स होगी। अभी ये व्हीकल क्लास है, लेकिन इस ये मतलब हर व्हीकल में ऐसा ही होता है, लेकिन हमें मालूम है कि व्हीकल सिर्फ उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। बड़े व्हीकल, छोटे व्हीकल या पर्सनल यूज़ के लिए जो व्हीकल होते हैं वो। तो ये लेकिन सभी व्हीकल में कुछ कॉमन चीज़ें होती है, तो ये हमने बता दी। लेकिन अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ बड़े व्हीकल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो उसकी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, वो व्हीकल क्लास का उसके जो एट्रीब्यूट्स और मेथड है वो तो उसके होंगे ही, लेकिन उसके कुछ अलग एट्रीब्यूट्स भी होंगे। उसके उपरांत कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ मेथड्स होंगी, तो वो हम स्पेसिफाई करते हैं। तो उसकी मतलब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, नंबर ऑफ व्हील्स। आपने कुछ देखा होंगे बस या मतलब ट्रक में ज़्यादातर 4 व्हील होते हैं, या फिर कोई सपोर्ट के लिए 6 व्हील भी होता है, और कोई बड़ा बहुत ट्रक होता है तो उसके मतलब 6, 8 या उससे ज़्यादा भी व्हील्स हो सकते हैं, जैसे कि 10-12 व्हील का। तो ये एक एट्रीब्यूट है, जेन्युइन एट्रीब्यूट है। फिर ये जो व्हीकल है वो बस है या ट्रक है, तो उसका टाइप भी है, तो व्हीकल टाइप भी एक अलग से एट्रीब्यूट हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि सबके मैन्युफैक्चरर है, वो भी उसके नाम भी कुछ अलग अलग हो, तो मैन्युफैक्चरर नेम भी एक हम एट्रीब्यूट दिखा सकते हैं। मेथड में क्या होता है कि ये अगर व्हीकल है वो यूज़ में रखना है या फिर उसको सर्विस में डालना है, तो उसको एक मेथड उसको देते हैं पुट फॉर सर्विस। और उसकी और भी कुछ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन समझाने के लिए अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं जाता है। फिर पर्सनल व्हीकल का एक क्लास होता है, तो वो भी मतलब जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है व्हीकल क्लास की वो उसमें होगी, और उसकी कुछ ज़्यादा उसके उपरांत कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड भी होगा। लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बिग व्हीकल क्लास है वो एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल क्लास को, इसमें भी एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल क्लास को। उसकी भी एट्रीब्यूट्स होंगी, कुछ उसकी भी मेथड्स होंगी। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक्सटेंड्स व्हीकल। इसका मतलब क्या होता है कि व्हीकल क्लास का जो एट्रीब्यूट्स और मेथड है वो तो ये क्लास है वो यूज़ कर ही सकता है, और उसके उपरांत कोई अलग जो एट्रीब्यूट्स है वो उसको यूज़ कर सकता है। उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं फिर नंबर ऑफ व्हील्स, जिस तरह से पहले था, लेकिन इसमें 2 व्हीलर भी हो सकता है, 3 व्हीलर भी हो सकता है, और 4 व्हीलर भी हो सकता है। अगर कार है तो 4 व्हीलर है। फिर इसमें भी मतलब व्हीकल टाइप रहेगा, स्कूटर है, बस है, सॉरी बस इसमें नहीं हो सकता, कार है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, या और कुछ है, साइकिल शायद आ सकती है। फ्यूल टाइप, तो इसमें भी पेट्रोल या डीजल हो सकता है। बिग व्हीकल सामान्य तौर पर
डीजल ही होता है, तो वो नहीं, उसमें इसलिए वही कुछ नहीं रखा था। फिर मेथड है उसमें, अगर आपको फ्यूल पुराना है तो फ्यूल, फिर उसको भी मतलब आप मेंटेनेंस के लिए दे सकते हैं, तो वो भी एक मेथड हुई। तो आप आशा करते हैं कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल के थ्रू। जो आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाया था माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें भी आपको बहुत ही मतलब एक्सटेंड किया होगा, उसके कुछ एग्जांपल मिल जाएंगे अगर आप अंदर देखेंगे। मतलब इनहेरिटेंस का यूज़ होता है वो सिर्फ मतलब मोस्टली रीयूजेबिलिटी के वजह से ही होता है, कोई भी मतलब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते समय। और अगर जहाँ पर इनहेरिटेंस है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आ सकता है। मतलब जिस तरह से मतलब आप देख सकते हैं ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग, हमने मतलब दो कंसेप्ट दिए थे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि अगर नाम एक ही है लेकिन उसके यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पर्सनल व्हीकल नाम का कोई क्लास है, यहाँ पर क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। मतलब किसी के पास कोई पर्सनल व्हीकल है तो उसके पास स्टार्ट मेथड होगी, तो ये मेथड है वो, ये स्टार्ट मेथड व्हीकल क्लास की है, वो इस पर्सनल व्हीकल के ऑब्जेक्ट के लिए वो यूज़ हुआ। अगर हमने हमारे पास बिग व्हीकल का क्लास है, उसका कोई ऑब्जेक्ट है और उसके लिए हमने स्टार्ट मेथड यूज़ की, तो वो बिग व्हीकल के ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। तो मतलब एक ही मेथड दो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो सकता है। तो मतलब एक ही मेथड है लेकिन उसका काम अलग अलग है। वो भी एक मेथड है, वही मेथड है वो पर्सनल व्हीकल के लिए काम कर रही है, और एक मेथड है वो बिग व्हीकल के लिए काम कर रही है, यानी कि एक ही मेथड का मतलब अलग अलग काम। तो यही कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। इसको मेथड ओवरराइडिंग का एक ये पहलू है। आगे प्रोग्राम में वो अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी रफली आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही चीज़ के मतलब दो काम। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट में आप अगर समझना है तो थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जाना होगा। ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि ओवरलोडिंग में मतलब एक ही नाम के मतलब अगर कोई मेथड है लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट कोई अलग अलग है, तो उसका यूज़ जो प्रोग्रामर करता है वो आर्ग्यूमेंट के थ्रू डिफाइन होता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग उसमें आता है, या फिर मेथड ओवरलोडिंग जो हमने मतलब रफली समझा, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अगर उसको समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कंस्ट्रक्टर भी एक क्लास और ऑब्जेक्ट समझने के लिए कंसेप्ट है, वो अनिवार्य है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आशा है कि आपको जो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म या फिर एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कंसेप्ट है, वो आपको समझ आ गए होंगे, उसका इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।